जब दोबारा इजराइल ने गज़ा पर हमला करना शुरू किया तो गज़ा में जो कुछ बचा कुचा था वो भी तबाह हो गया। और गज़ा में इस वक्त हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तान है। और इसके ऊपर तमाशा ये है कि दुनिया में अब भी मानवता और ह्यूमन राइट की बातें करने वाले लोग मौजूद हैं। यानी कि अपनी खुली आंखों से बच्चों की लाशें देखना, इंसानों के कटे फटे जिस्मों को देखकर मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना, और उसके कुछ ही लम्हे के बाद इंसानी हमदर्दी की बातें कर लेना, इस तरह का मजाक भी हम सब ने देखा है और लगातार देख रहे हैं। इसी वजह से एक खातून कहती है गज़ा के अंदर, और कहती है कि इस जुल्म का हिसाब ऊपर होगा। हालांकि बीच बीच में दुनिया के कुछ लोग गज़ा के लोगों के तई दिखावे की हमदर्दी भी करते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि अभी फ्रांस ने की है और कहा है कि गज़ा को बेसहारा छोड़ने का मतलब हम दुनिया में अपनी साख को खो देंगे, यानी अपनी क्रेडिबिलिटी को गंवा देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस बात पर ऐसा लगने लगा कि मैक्रों को शायद क्रेडिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में पता ही नहीं है, और अगर वो क्रेडिबिलिटी का सही मतलब समझ भी सकते हैं तो यकीनी तौर पर वो नींद में हैं या नशे में हैं, या दुनिया में जो कुछ चल रहा है उससे वो बेखबर हैं। उनको कौन बताए कि अब दुनिया में कोई भी ये मुंह नहीं रखता है कि वो क्रेडिबिलिटी जैसी बातें करे, वो इंसानी हमदर्दी की बातें करे, ह्यूमन राइट की बातें करे। अब सबके सब बेनकाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया गज़ा के जेनोसाइड के बाद एक्सपोज हो चुकी है। अच्छे अच्छे सूट बूट पहनने वाले, कोट पैंट पहनने वाले और टाई लगाने वाले, फाएँ फाएँ अंग्रेज़ी बोलने वाले, सब के सब इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि अब किसी को भी अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा हासिल कर पाएंगे ये बहुत मुश्किल लगता है। गज़ा तो ऐसे लोगों के लिए एक टेस्ट साबित हुआ है। अगर गज़ा का यह हादसा ना हो रहा होता तो शायद ये सो कॉल्ड मानवता के चैंपियन अपनी हिपोक्रेसी को छुपाए रहने में कामयाब होते। लेकिन गज़ा के इस हादसे ने सभी को नंगा करके एक लाइन में खड़ा कर दिया है और दिखा दिया है कि दुनिया में चाहे मुस्लिम देश के हुक्मरान हों या दूसरे लोग हों, सब के सब एक ही हम्माम में नंगे हैं और सब के सब पाखंडी हैं। इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट का शब्द डिक्शनरी से खुरच कर फेंक देने के लायक है, और ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को तुरंत लानत भेजने की ज़रूरत है। क्या हम नहीं देखते हैं कि गज़ा में जहां एक तरफ तबाही ही तबाही है, चारों तरफ मलबों का ढेर है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। कब आकर किस जगह बम गिर जाए और कितने ही मासूम लोग मारे जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और उसके अलावा भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक वक्त का पेट भरने के लिए गज़ा के बच्चे और नौजवान जिस तरीके से बर्तन लेकर खाना तकसीम करने वालों के पास खड़े होते हैं, उस मंजर को देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। और अभी तो यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कह दिया है कि गज़ा दुनिया का सबसे भूखा प्लेस है और यहाँ पर 23 लाख लोग तबाह कुन भुखमरी के शिकार हैं। और ये अब सब कुछ देखने के बाद अगर किसी देश का हुक्मरान ह्यूमन राइट और मानवता की बात करता है तो उसके बारे में भला क्या ही कहा जा सकता है, उसकी मासूमियत पर क्या ही कहा जा सकता है, उसकी शरारत पर क्या ही कहा जा सकता है, उसके पाखंडपन पर क्या ही कहा जा सकता है। गज़ा में हर रोज़ बमबारी होती है, इसके नतीजे में हर रोज़ कई दर्जन लोग शहीद हो जाते हैं, और फिर भी आज तक कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए इजराइल मजलूम है और वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। और अगर कोई आकर इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर देता है तो उसको तुरंत उसकी सज़ा दे दी जाती है, ख़ासकर अमेरिका के अंदर। अब फ़लस्तीन की हिमायत करना और इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, ये सारी की सारी बातें अमरीकी प्रशासन को पसंद नहीं आती। और जिस देश ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढंढोरा पीट रखा था और दुनिया को बता रखा था कि अमेरिका ही ऐसा देश है जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच को जगह दी है और वो फ्रीडम स्पीच का असली चैंपियन है, लेकिन उसके दावे की पोल उस वक्त खुल जाती है जब हम लगातार गज़ा से मुताल्लिक, फ़लस्तीन से मुताल्लिक देखते हैं कि अमेरिका में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाने लगा है। उन इदारों को निशाना बनाया जाता है जो इदारे फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं, जो एक्टिविस्ट फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसकी कॉज के लिए बातें करते हैं। अभी जिस तरह एक भारतीय मूल की महिला मेघा वेमोरी को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन समारोह में इसलिए रोक दिया गया, आपने देखा होगा कि उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में केवल अपनी आवाज़ बुलंद की थी। बस इसी बुनियाद पर इस लड़की को कन्वोकेशन समारोह में जाने से रोक दिया जाता है और ये बताया जाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा दो मुहा है, उसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही अमेरिका है जिसके सहयोग से गज़ा के अंदर ये सारा कुछ तमाशा चल रहा है। और जहाँ तक गज़ा में सीज़ फायर का प्रपोज़ल दिया गया है अभी हाल ही में, तो वो भी किसी लॉलीपॉप से यकीनन कम नहीं है। यानी कि एक ऐसा सीज़ फायर का प्रपोज़ल है जिसमें टेम्परेरी बेसिस पर जंग को रोका जाएगा। कुछ ही इजरायली फ़ौजी गज़ा से बाहर निकलेंगे
اور इस 20 कैदियों का तबादला होगा और उसके बाद फिर वही तबाही की शुरुआत होगी। अब आप खुद ही बताएं कि क्या इस तरह की सीज फायर करना गजा के लोगों की मुश्किलात में कमी कर सकता है या केवल मतलब निकालना है। हालांकि फिर भी हमास की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर के लिए जो अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है उसके बारे में दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप से बातचीत की जा रही है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हमास के एक रहनुमा ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर मीडिया को बताया कि सीज फायर को लेकर फ़लस्तीनी ग्रुप्स में मशवरे का मकसद ये है कि वो इस प्रपोजल की डिटेल को समझें और उसका जायज़ा लें और ये देखें कि अमेरिका के ज़रिए दिया गया सीज फायर का ये प्रपोजल फ़लस्तीन के हक़ में है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह है और कितना है। वहीं अमेरिका ने अपनी औकात भी दिखा दी है इस दौरान और ये कह दिया है कि अगर हमारा प्रपोजल कबूल नहीं हुआ तो हम हमास को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। बताओ, कब से सफ़े हस्ती से मिटा रहे थे, और यही नहीं बल्कि अपने साथी के साथ मिलकर सफ़े हस्ती से मिटा रहे थे, लेकिन अब तक नहीं मिटा पाए हैं। तो अब धमकी से काम चलाने की कोशिश है। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने एक तरह से ये दिखा दिया है कि वो दरअसल चाहते क्या हैं इस प्रपोजल के ज़रिए से, और दुनिया की नज़रों में कितना ज़्यादा वो धूल झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक इजराइल की बात है, वो गज़ा में मासूम नागरिकों को निशाना बनाता है और लोग निहत्थे भूखे प्यासे शहीद हो जाते हैं, और ये दरिंदगी हर रोज़ बिला नागा की जा रही है। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी अपनी जारहियत की सारी हदें पार कर दी है। इजरायली फ़ौज ने खुद ही बताया कि बीते हफ्ते वेस्ट बैंक के अंदर 80 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इजराइल ने एक और भी काम किया है कि उसने अरब देशों के विदेश मंत्रियों को रामल्ला जाने से रोक दिया है। उनमें मिस्र, सऊदी अरबिया, कतर, उर्दून, इमारात और तुर्किया जैसे देशों के विदेश मंत्रियों को रामल्ला में जाकर एक इजलास में शिरकत करना था, जिसमें ये बातचीत होनी थी कि वो किस तरह फ़लस्तीन में हो रही दरिंदगी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं और फ़लस्तीन की रियासत के ताल्लुक़ से बातचीत की जा सकती है। तो इजराइल ने उन्हें एक जगह जमा होने से रोक दिया। अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इजराइल ने इन बेशर्म अरब देशों के विदेश मंत्रियों को एक साथ फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दिया, क्योंकि ये लोग इतने बेशर्म हैं कि इनकी बेशर्मी पर बहुत ज़्यादा बातचीत करना भी खुद को धोखा देना है। हालांकि अगर उनके मकासद को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये लोग तो फ़लस्तीन के मजलूमीन के लिए बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, इनके दिलों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये लोग गज़ा के लोगों की नैया पार लगाने वाले थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें रामल्ला में प्रोग्राम करने से रोक दिया। तो अब ये बेचारे कैसे गज़ा के लोगों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में हमदर्दी जता सकते हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि रामल्ला के अलावा दुनिया में कोई दूसरी जगह है भी नहीं जहाँ कोई ऐसा एक हॉल हो और कमरा हो और लोग बैठ करके यहाँ पर बातचीत कर सकें और अपने मकसद को पूरा कर सकें। केवल रामल्ला ही है पूरी दुनिया में, वहीं पर बात होगी तो होगी, वरना और दूसरी जगह बात ही नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई ना कमरा बना है, ना कोई ऐसा हॉल बना है, ना कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर बना है जहाँ पर इतने लोग बैठ करके इकट्ठा बैठ करके बातचीत कर सकें। अब सोच लीजिए कि इन अरब देशों की क्या ही मंशा है। तो इसलिए ये बेचारे अरब देश इजराइल को दोष देकर वापस आ गए। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। हम आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि इस इजलास का मकसद ये था कि 1 जून को दरअसल ये इजलास रामल्ला में होना था, और इसका मकसद ये बताया गया था कि इस इजलास में गज़ा पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी कत्ले-आम का जायज़ा लिया जाएगा। और इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर आने वाले दिनों में 2 नेशन सॉल्यूशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करनी थी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एक बेहतर कॉज था, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये बेशर्म अरब देशों की तरफ से दुनिया को धोखा देने की एक कोशिश थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके, ख़ास तौर से मुस्लिम देशों को ये दिखाया जा सके कि हम कोशिश तो कर रहे हैं और हम मुखलिस हैं इसके मामले में, और इजराइल हमें कोशिश नहीं करने दे रहा है। ये है इस इजलास की सच्चाई। और अगर ये अरब देश इतने ही ज़्यादा संजीदा होते तो आज इन्हें मिल बैठकर फ़लस्तीन के मुद्दे पर बात करने की नौबत ही ना आती, यानी वो दिन ही ना देखना पड़ता कि उन्हें बात करने की ज़रूरत पड़े। तो ये मुनाफिक लोग हैं, और इससे भी ज़्यादा सच्ची बात यह है कि अरब देश और दूसरी इस्लामिक देश बुज़दिल बेगैरत लोग हैं, इनकी डोर किसी और के हाथ में है, और ये सारे के सारे लोग एक कठपुतली से ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि गज़ा के लिए अगर कोई मुखलिस है तो वो सिर्फ गज़ा के लोग हैं, बाकी दुनिया के लोग भी सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। वरना तो दुनिया के लोगों से और ख़ासकर मुसलमानों से ये तक नहीं हो सकता है कि वो जालिम देशों का इकोनॉमिक बाइकआउट कर दे, इतना नहीं हो सकता है। दुनिया भर के मुसलमान रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक ऐसे देशों की कंपनियों का सामान खरीद रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो देश लगातार फ़लस्तीन के लोगों को मारने के लिए हथियार देते हैं, उन्हें डॉलर मुहैया कराते हैं,
और उन्हीं की मदद से गज़ा के बेगुनाह मारे जाते हैं, और ये पैसा हमारे और आपकी जेब से निकल कर इज़राइल तक पहुंचता है और इज़राइल उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके मज़लूम फ़लस्तीनियों को मारता है। लेकिन फिर भी दुनिया के मुसलमानों को ये शर्म आती ही नहीं है कि वो अगर गज़ा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ये अहद कर लें कि अब आज से किसी भी ऐसे देश के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे जो फ़लस्तीनियों के मारने में इज़राइल की मदद करता हो। वैसे आपको मैं बता दूं कि हम ज़ाती तौर पर हमारे घर में अमेरिकन प्रोडक्ट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते हैं, इज़राइली प्रोडक्ट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते हैं। हमने तय कर रखा है कि हम कम से कम इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं और इकोनॉमिक बाइकआउट कर सकते हैं, ये हमारा अपना ज़ातीगत मामला है। बाकी हम सोचते हैं कि अगर काश सारे के सारे दुनिया के मुसलमान, जिनकी संख्या करीब करीब 200 करोड़ के आसपास है, अगर ये सारे के सारे लोग ये तहैया कर लें तो इज़राइल घुटने पे आ जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये जो जंग है ये हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें होती हैं, हम केवल हुक्मरानों को दोष दे करके अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकते हैं, हम अपना गर्दन नहीं छुड़ा सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले लोग इस बात को समझेंगे कि हमें अपना किरदार गज़ा के मज़लूमीन के लिए किस तरह अदा करना है। बाकी अगर ये काम पूरी दुनिया के मुसलमान शुरू कर दें करना, तो गज़ा की जंग, जैसा कि मैंने बताया, कि वाकई में हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो ये थी आज की हमारी गज़ा से मुताल्लिक एनालिसिस। दोस्तों, आपको हमारी ये इस एनालिसिस के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक बात पहुँचे। क्या पता किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। बाकी मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ।